नमस्कार साथियों, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। साथियों, हम ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में इस बार जानेंगे कि जो आपके एक्वेटिक फ्रेश वाटर एंड मैराइन फिशेज है उनमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन की जो मैकेनिज़्म है उसका नियंत्रण किस प्रकार होता है और जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनमें डेवलप हुआ है उसके बारे में हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मुख्य रूप से किडनी है, जो वर्टिब्रेट संघ है उनकी विशेषता है। एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है। The type and quality of an animal's waste product may be greatly affect its water balance। यानी कि किसी भी जीव के द्वारा जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस रूप में निकल रहा है उसके साथ में उसका वाटर बैलेंस डिपेंड करता है। कैसे? अमोनिया सबसे टॉक्सिक होता है, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ज़्यादा जल के साथ में एक्सक्रीट आउट की जानी आवश्यक होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि उसको अत्यधिक मात्रा में डाइल्यूट करने के पश्चात ही हार्मलेस कंडीशन में उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो दूसरा है आपके यूरिया अमोनिया की तुलना में थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, तो उसको थोड़े कम जल की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा है यूरिक अम्ल। ये सामान्यतया सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड कंडीशन में एक्सक्रीट आउट किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कम टॉक्सिक होता है, ना के बराबर टॉक्सिक होता है, और इसको बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं। अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेस्ट आर नाइट्रोजनस ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। चूँकि दोनों में ही आपके ये नाइट्रोजनस एलिमेंट पाए जाते हैं और इन्हीं के टूटने से आपके ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। फिश टाइपिकली प्रोड्यूस टॉक्सिक अमोनिया रादर देन लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक अम्ल। अबंडेंस ऑफ वाटर टू डाइल्यूट टॉक्सिक मटेरियल्स। अब यहाँ एक्वेटिक सिस्टम में पानी की तो कोई कमी है नहीं, पानी खूब सारा है, पानी के अंदर ही रहते हैं, तो अमोनिया का एक्सक्रीशन करना संभव हो पाता है, तो इसलिए उनमें अमोनिया रिलीज की जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है अमीनो एसिड, अर्थात अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं। तो दूसरी तरफ है न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें हम आरएनए और डीएनए को पढ़ते हैं, और ये बनते हैं नाइट्रोजनस बेसेस से, जिसके बारे में हमें पता ही है कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये एलिमेंट नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि NH2 जो अमीनो ग्रुप्स होते हैं, NH2 यानी अमीनो, तो यहाँ ये आगे जो कन्वर्ट होते हैं मछलियों में और मोस्टली बोनी फिशेस के अंदर ये अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होकर शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं। तो दूसरी ओर यूरिया के रूप में, जिसमें आपके मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं, मैमल्स है, मोस्टली एम्फीबियंस है, शार्क है, और कुछ बोनी फिशेस यूरिया का उत्सर्जन करती है। और तीसरा है यूरिक एसिड। इसमें तो आपके कम्प्लीटली जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, जैसे कि रेप्टिलियंस है, इंक्लूडिंग बर्ड्स, रेप्टिलियंस और बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स, इनमें यूरिक अम्ल के रूप में इनका उत्सर्जन किया जाता है। साथ ही आप इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कभी कभी, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें। यहाँ हम देख सकते हैं कि तीनों में ही नाइट्रोजन कॉमन कंपाउंड के रूप में उपस्थित है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो किडनी का इवोल्यूशन हुआ है वो किस रूप में कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं आर्की नेफ्रोस। आर्की का अर्थ होता है आदिम,
पुरातन। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो गोनाइडल सिस्टम और जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंबाइंड फ्यूज्ड नहीं हुए हैं, अलग अलग है। ये किडनी मुख्य रूप से जो हैग फिशेज है उनके एम्ब्रियो में पाई जाती है। दिस इज़ द इन्फर्ड एंसेस्ट्रल कंडीशन ऑफ द वर्टिब्रेट किडनी। हमारी जो वर्टिब्रेट किडनी है इसकी ये एक तरह से कह सकते हैं कि पुरातन कंडीशन है। तो यहाँ की स्ट्रक्चर इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें नेफ्रोस्टोम्स हैं, उनमें ट्यूब्यूल्स है पाए जा रहे हैं, नेफ्रोजेनिक प्लेट है और आर्की नेफ्रिक डक्ट है। फिर आपके आता है प्रोनेफ्रोस। तो यहाँ पे आपके प्रोनेफ्रोस का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन गोनाड्स अभी भी अलग है। प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स विथ नेफ्रोस्टोम्स एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट, ये कहाँ पाई जाएगी? फंक्शनल किडनी इन एडल्ट हैग फिशेस, यानी कि हैग फिश है उनके अंदर प्रोनेफ्रोस पाए जाते हैं। परंतु जो आगे जो फिशेज और एम्फीबियंस है उनमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाएंगे। और जो रेप्टिलियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उनकी बहुत ही कम एग्जिस्टेंस में ये पाए जाएंगे। उसके पश्चात आगे हम देखते हैं कि जो प्रोनेफ्रोस है उनसे आगे मीजोनेफ्रोस बनता है। ये फंक्शनल किडनी ऑफ एडल्ट लैम्प्रेस फिशेस एंड एम्फीबियंस, यानी कि मीजोनेफ्रोज है वो एम्फीबियन समूह तक आ गए हैं। उसके बाद में ये ट्रांजिएंट फंक्शन इन एम्ब्रियोनिक रेप्टिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है वो डिजनरेट यानी नष्ट हो रही है। टेस्टिस है वो यहाँ पे आपके ऐड हो चुका है, आपके ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बन चुका है। एपिडिडाइमिस डिराइव्ड फ्रॉम मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, आपके जो स्पर्म्स हैं उनको स्टोर करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के द्वारा बनी है। फिर आपके मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स विथ ग्लोमेरुलाई और मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब इस मीजोनेफ्रॉन्स से बनेंगे मेटानेफ्रॉन्स। तो ये फंक्शनल किडनी ऑफ एडल्ट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स। जो हायर क्लासेस है उनके अंदर मेटानेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डीजनरेटिव प्रोनेफ्रिक एंड मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, मेटानेफ्रिक किडनीज हमें दिखाई दे रही है और यूरेटर यहाँ पे बन चुका है और वासा डिफरेंस है, यहाँ वोल्फियन डक्ट यहाँ पे बन चुकी है। अब एक्सक्रीटरी प्रोसेस किडनीज में किस प्रकार होती हैं उसको हम देखते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स प्रोड्यूस यूरिन बाय रिफाइनिंग ए फिल्ट्रेट डिराइव्ड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स। हमारा जो बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड के रूप में हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, जिसमें कि पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सेल्स के अंदर वो जाते हैं और उसका पाचन होता है और उस पाचन के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के वेस्टेज भी बनते हैं और वो वेस्टेज है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है इसमें 4 मुख्य रूप से पार्ट है। पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, दूसरा रीएब्जॉर्वेशन, तो यहाँ पे जो अच्छी काम की चीज़ें हैं, सोल्यूट्स जो है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, पीएच मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आवश्यक है, उनको फिर से एब्जॉर्ब करके बॉडी फ्लूइड में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में सिक्रीशन। अब यहाँ पर सिक्रेशन यानी कि जो उस आपके नेफ्रॉन की जो दीवारें हैं उनसे कुछ ऐसे लवणों का सिक्रेशन भी होता है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। उसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इसमें डाले जाते हैं, कुछ ड्रग्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो उसमें डाली जाती है। और बाद में सबसे लास्ट में एक्सक्रीशन, प्रोसेस्ड फिल्ट्रेट कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद में हम नेफ्रॉन का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि इसमें जो फिल्ट्रेशन है उसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो तो है आपके ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, जो कि आपको बीच में गोली के रूप में दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा यहाँ पे ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो दो प्रकार की होती है, एक तो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और दूसरी डिस्टल। ये मुड़ी हुई होती है, तो इनको हम पीसीटी और डीसीटी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। इसके अलावा यहाँ पे वासा रेक्टा है जो आपके एक घना जाल होता है आपके आर्टरीज़ का, और ये नीचे हेनले का लूप है जिसमें कि फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब या आपके भुजाएं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज भी पाई जाती है। और सबसे पहले जो आपके फ़िल्टर होने के लिए ब्लड है ग्लोमेरुलस से आता है, बोमेन कैप्सूल से फ़िल्टर होके फिर वो पीसीटी में जाता है, फिर हेनले के लूप में, फिर डीसीटी में जाता है, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा ये जो जितना भी एक्सक्रीशन होने लायक मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा आगे भेजा जाता है। और जो आगे की प्रोसेस है इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले फ़िल्टर होके जो आपके बोमेन कैप्सूल है वहाँ से फ़िल्टर होके आगे बढ़ रहा है, जो रीअब्जॉर्वेशन के द्वारा वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजा जा रहा है आवश्यक पदार्थ, और आपकी ये जो डक्ट्स जो है नेफ्रॉन की उनके द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा है वो भी हो रहा है, और लास्ट में एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हम बोनी फिशेस के बारे में देखते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस कंजर्व साल्ट इन दियर डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रिएट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। हमने पता है ना कि फ्रेश वाटर के अंदर हमने पढ़ा था कि पानी अंदर ज़्यादा आ रहा है तो उसको बाहर निकालना है, तो वहाँ पे क्या डीसीटी जो है वो लवणों को तो बचा के रख लेगी अपने पास में, लेकिन पानी को डाइल्यूट फॉर्म में बाहर निकालेगी। तो दूसरी तरफ मेराइन बोनी फिशेज आर हाइपोओस्मोटिक कंपेयर्ड विद दियर एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ अंदर क्या है, मेराइन बोनी फिशेज के अंदर पानी जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी को रोकना है, क्योंकि बाहर तो क्या साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी बाहर निकल गया तो अंदर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ इसको बचाने के लिए क्या होगा, ये जो सिस्टम है नेफ्रॉन्स वगैरह है वो डेवलप्ड ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे दियर किडनीज है स्मॉल ग्लोमेरुलाई। अब स्मॉल ग्लोमेरुलाई है तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पानी अंदर रिटेन रहेगा, और कुछ के अंदर तो ग्लोमेरुलाई पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है, अर्थात फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत कम होती है, और इससे बहुत कम मात्रा में यूरिन निष्कासन होता है और पानी अंदर बचा रहता है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं मेराइन बोनी फिशेस। तो वापस हम यही चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेराइन बोनी फिशेज आर हाइपोओस्मोटिक कंपेयर्ड विद दियर एनवायरनमेंट। दियर किडनीज हैव स्मॉल ग्लोमेरुलाई एंड सम लेग ग्लोमेरुलाई इंटायरली। फिल्ट्रेशन रेट आर वेरी लो एंड वेरी लिटिल यूरिन इज एक्सक्रीटेड। उसके बाद में हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे दोनों के अंदर किस प्रकार ये मैकेनिज्म काम करती है। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर फिशेस का देखते हैं। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले फूड और फ्रेश वाटर है वो माउथ के द्वारा इनटेक किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो गिल्स है वो क्या करेगी, एक्टिव एब्जॉर्वेशन ऑफ NaCl, लवणों का यहाँ पे सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा या सक्रिय परिवहन के द्वारा NaCl को रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लवणों की कमी है। और उसके बाद में आगे हम देखते हैं किडनी के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ डायग्राम में ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि लार्ज ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है वो बड़ी साइज़ में है, बड़ा है। तो यहाँ पे NaCl का यहाँ पे भी वापस DCT के द्वारा एब्जॉर्वेशन होगा, और यहाँ पे एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्वेशन ऑफ NaCl देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम आगे नीचे किडनी में आते हैं, तो वहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट क्यों होगा, क्योंकि लवणों का रीएब्जॉर्वेशन हो चुका है DCT के द्वारा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं के द्वारा। और साथ में अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल वेस्टेज शरीर से निकल जाएगा, जिसमें कि जल तो होगा, लवण कम होंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मेराइन फिशेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी
सी वाटर और फूड अंदर आ रहा है। सी वाटर के अंदर क्या है, लवण ज़्यादा है, पानी कम है। तो यहाँ पे जो गिल्स है वो अपोजिट काम कर रहे हैं। एक्टिव सिक्रीशन ऑफ NaCl, यहाँ पे हम देखते हैं गिल्स है जो लवणों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बाहर निकाल रहा है। फिर स्टोमक क्या कर रहा है, पैसिव एब्जॉर्बेशन ऑफ NaCl एंड वाटर, यहाँ पर ये रिटेन भी कर रहा है स्टोमक के अंदर लवणों को। और फिर हम किडनी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ ग्लोमेरुलस रिड्यूस्ड और एब्सेंट। सब हम अभी बात की थी हमने कि इसके अंदर ग्लोमेरुलस कम पाया जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पानी निकलने की समस्या है यूरिन के रूप में वो भी कम हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो यहाँ पे सिक्रेशन हमने पढ़ा था ना कि भाई जो अपनी ये नेफ्रॉन की दीवारें होती है उनके द्वारा कुछ लवणों को उत्सर्जित भी किया जाएगा। तो यहाँ पे MgSO4 के रूप में लवणों को निष्कासित करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। अब यहाँ देखो इंटेस्टाइनल वेस्टेज के रूप में तो यहाँ पे MgSO4 फेसेस के रूप में निकल रहा है, साथ ही किडनी के द्वारा भी MgSO4 यूरिया और बहुत ही कम मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल को बचाना है। अब इसका हम एक लीनियर फॉर्म में देख लेते हैं किस प्रकार काम करता है ये। तो फ्रेश वाटर फिशेज लाइव्स इन वाटर लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन बॉडी फ्लूइड्स, फिश टेंड्स टू गेन वाटर लॉस साल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे साल्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा गिल्स में एब्जॉर्ब होगा और H2O को बाहर निकालेंगे और बहुत कम मात्रा में साल्ट बाहर निकलेंगे। H2O आपके अंदर आता जाएगा और उसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन के द्वारा निकालेंगे। यूरिन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद हम देखते हैं मैराइन बोनी फिशेस में क्या है, lies in water more concentrated than body fluids, fish tends to lose water, gain salts, opposite। अब यहाँ पे salts in है, H2O बाहर जा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन, तो यहाँ पे salts out एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय गिल्स एंड H2O को जो अपना ये नेफ्रॉन्स है उनको रिड्यूस करके, उनको अपहासित करके H2O को बाहर निकलने से रोका जाता है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज स्लाइटली लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन बॉडी फ्लूइड्स। यहाँ पे यूरिन है क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जल को रोकने के लिए लवणों को भी स्टोर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेस की देखते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन साल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसके बाद में मेराइन बोनी फिशेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो समस्याएं क्या आ रही है, ऑस्मो रेगुलेशन में हम समस्या का समाधान ही तो कर रहे हैं। समस्या किसकी है, लवणों की और जल की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है गेन साल्ट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड टेंड टू लूज वाटर, लेक डिस्टल ट्यूब्यूल्स स्मॉलर ग्लोमेरुलस कैन एडजस्ट अमाउंट ऑफ यूरिन। समस्या समाधान हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि इस नेफ्रॉन को ही रिड्यूस कर दिया तो पानी की समस्या दूर हो गई। साल्ट्स को एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है गिल्स के द्वारा। और TMO आगे हम देखेंगे इसका किस प्रकार होता है। अब यहाँ पे मेराइन कार्टिलेजस फिशेज है। फिशेज दो प्रकार की हमने पढ़ी है, एक तो बोनी फिशेज जिसमें कि अस्थिल कंकाल पाया जाता है, और कार्टिलेज फिशेज जिसमें उपास्थल कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल शार्क। तो यहाँ देखते हैं शार्क के अंदर क्या होगा, टिश्यू कंटेन्स ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया क्या है, टॉक्सिक, तो ये अगर टिश्यूज़ के अंदर स्टोर रहेगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका नाम है TMAO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये लंबे टाइम तक उसके टिश्यूज़ में बना रहेगा। अब टिश्यूज़ में बना रहेगा तो क्या होगा, हम समझते हैं ना कि भाई अगर अंदर की साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी अंदर आएगा। तो यहाँ पे परासरण दाब बढ़ गया टिश्यूज़ के अंदर, तो जो समुद्र से पानी सीधा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और साथ ही इसमें जो यूरिन है वो अधिक लवणों वाला उत्सर्जित किया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं वाटर एंड साल्ट इन फूड, अपटेक ऑफ साल्ट आयंस बाय गिल्स। ये हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर सरफेसेस, आयंस एंड वाटर लॉस्ट इन यूरिन, साल्ट एक्सक्रीटेड बाय रेक्टल ग्लैंड्स। यहाँ पे विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाएगी जिनके द्वारा साल्ट्स को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा।
और ये बात अब आती है यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म लाइक साल्मन। ये एक पर्टिकुलर दशा है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसी मछलियाँ भी है जो कि फ्रेश और मेरीन वाटर के बीच में पाई जाती है। वहाँ दोनों ही कंडीशन उनको देखने को मिलती है। तो इन सी दे ड्रिंक सी वाटर एंड डिस्चार्ज साल्ट थ्रू देयर ग्लैंड्स। अगर वो समुद्री जल में रह रही है तो वो क्या करेगी, समुद्री जल को पी के और साल्ट को अपनी गिल्स के द्वारा बाहर निकालेगी। तो दूसरी ओर अगर वो फ्रेश वाटर में रह रही है तो वो पानी पीना छोड़ देगी, क्योंकि पानी सीधा उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। एंड प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन, गिल्स टेक अप साल्ट। और यहाँ पे जो साल्ट है वो गिल्स के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और अधिक मात्रा में यूरिन का सिक्रेशन किया जाएगा। तो ये यूरी हेलाइन साल्मन जो मछली है उसमें दोनों प्रकार के एडप्शन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ओस्मो रेगुलेशन चैप्टर के अंतर्गत हमने जो मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस है उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया को समझा है। आगे के चैप्टर में हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर किस प्रकार ओस्मो रेगुलेशन है उसको भी समझेंगे। जय हिंद।